ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये सत्ता की, लालच की और इतिहास के उतार चढ़ाव की कहानी है। ये कहानी है कोह-ए-नूर की, एक ऐसा हीरा जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और फिर बिखरते देखा है। शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी वफा बेगम ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया का सारा सोना भी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तब भी वो कोह-ए-नूर की कीमत की बराबरी नहीं कर पाएगा। सोचकर देखिए, उनके इन शब्दों से ही इस हीरे की अकल्पनीय कीमत का अंदाजा लग जाता है। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि ये तो पावर का सिंबल था। और यही यही तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक पत्थर इतने बड़े बड़े साम्राज्यों के उठने और गिरने का गवाह बन सकता है? असल में इस हीरे की यात्रा ही इतिहास की यात्रा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत में, एक ऐसी जगह जहां यह हीरा पहली बार रोशनी में आया और देखते ही देखते आस्था और दैवीय शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो बात है 13वीं सदी की। आज के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदानों में ये हीरा मिला। इसका जो ओरिजिनल वजन था वो था लगभग 793 कैरेट। सोचिए, आज के आकार से 7 गुना से भी ज्यादा बड़ा। काकतीय शासकों के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति में एक आंख के रूप में लगा दिया। यह उनके दैवीय अधिकार का प्रतीक था। और बस यहीं से शुरू हुआ इसके हाथ बदलने का एक लंबा, बहुत लंबा सिलसिला। 1310 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दक्षिण पर हमला किया और ये हीरा पहली बार दिल्ली पहुंचा। अब ये सैन्य जीत का प्रतीक बन गया था। जैसे जैसे दिल्ली की सत्ता बदलती गई, ये हीरा भी एक राजवंश से दूसरे के पास जाता रहा। खिलजी से तुगलक और फिर तोमरों से होते हुए ये आखिरकार 1526 में इब्राहिम लोदी के खजाने में जा पहुंचा। अब कहानी एक नए दौर में आती है, मुगल काल में, जहां ये हीरा शाही शानो शौकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना और हाँ, पहली बार भारत से बाहर भी गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी हार गया और ये हीरा बाबर के हाथों में आ गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसकी कीमत का जिक्र करते हुए लिखा था कि ये कितना बेशकीमती था। मुगलों के लिए ये हीरा मानो भारत पर उनके राज की एक पक्की मुहर थी। लेकिन मुगल सल्तनत में भी इसका सफर कोई कम दिलचस्प नहीं था। बाबर से ये हुमायूं के पास गया, जिन्होंने देश से बाहर निकाले जाने के दौरान इसे फारस के शाह को तोहफे में दे दिया। लेकिन ये जल्द ही भारत लौट आया और इस बार शाहजहां के मशहूर मयूर सिंहासन की शोभा बना, जो मुगल साम्राज्य के शिखर का प्रतीक था। खैर, जब ये हीरा औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसने इसे और चमकीला बनाने के लिए एक जौहरी को इसे तराशने का काम सौंपा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसने इस हीरे का आकार हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका असली वजन याद है ना? लगभग 793 कैरेट का एक बहुत बड़ा पत्थर। देखिए, मुगल कारीगर हीरे के वजन को बचाने पर ज्यादा ध्यान देते थे, उसकी चमक पर उतना नहीं। लेकिन औरंगजेब के जौहरी ने जो अनाड़ीपन से इसे तराशा, उसके बाद इसका वजन घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। मतलब हीरे का 75% से ज्यादा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। ये एक ऐसा नुकसान था जिसका असर सदियों बाद तक महसूस किया गया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और इसी का फायदा उठाकर 1739 में फारस के क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने शहर में कत्लेआम मचाया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, जिसमें कोह-ए-नूर वाला मयूर सिंहासन भी शामिल था, सब लूट लिया। एक बड़ी मशहूर कहानी है, नादिर शाह को पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है, तो उसने चालाकी से पगड़ी बदलने की एक रस्म का प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही पगड़ी बदली गई और हीरा जमीन पर गिरा, उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़, और बस यहीं से इसे अपना ये मशहूर नाम मिला। फारस पहुंचने के बाद ये हीरा अफगानिस्तान से होते हुए एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप में लौट कर आया और इस बार ये एक नए शक्तिशाली साम्राज्य के हाथों में आया, सिख साम्राज्य, जो इसे अपनी आज़ादी का प्रतीक मानते थे। तो हुआ ये कि नादिर शाह की हत्या के बाद उसका सेनापति अहमद शाह दुर्रानी इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान चला गया। कई साल बाद उसके वंशज शाह शुजा तो
अपनी जान बचाने के लिए लाहौर में सिख महाराजा रंजीत सिंह की शरण लेनी पड़ी और बदले में उन्हें कोहिनूर सौंपना पड़ा। इस तरह ये हीरा एक बार फिर भारत लौट आया। अब ये बात दिलचस्प है। मुगलों की तरह नहीं, जो इसे सिंहासन में छिपाकर रखते थे, महाराजा रंजीत सिंह इसे अपनी बाह पर बांधकर शान से दिखाते थे। ये एक तरह से फारसी हमलावरों से वापस लिए गए भारतीय गौरव और सिख साम्राज्य की शक्ति का खुला प्रदर्शन था। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद का जो दौर था वो सिख साम्राज्य के लिए बहुत उथल-पुथल भरा रहा और इसी अराजकता के कारण साम्राज्य का पतन हुआ और हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया। उनके लिए ये औपनिवेशिक जीत का सबसे बड़ा इनाम था। रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य में सत्ता के लिए एक खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर हमला कर दिया। 1849 में एक कमजोर हो चुके साम्राज्य को हराकर अंग्रेजों ने एक संधि के तहत युवा महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर अपने नाम करवा लिया। लेकिन जब कोहिनूर लंदन पहुंचा और आम जनता के सामने रखा गया तो लोग बड़े निराश हुए। उन्हें एक बहुत ही चमकदार और शानदार हीरे की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मुगल स्टाइल में तराशा एक बेढंगा पत्थर देखने को मिला। इसी रिएक्शन के बाद प्रिंस एल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का आदेश दिया। तो 1852 में इसे यूरोपीय ब्रिलियंट कट स्टाइल में तराशा गया। ये स्टाइल चमक को प्राथमिकता देती है, आकार को नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में हीरे का वजन और कम होकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। इसे महारानी विक्टोरिया के ताज में फिट करने के लिए एक नया आकार दिया गया और यही इसका आज का आकार है। चलिए अब आते हैं इस हीरे की कहानी के दो आधुनिक पहलुओं पर। एक, इससे जुड़ा हुआ प्रसिद्ध श्राप और दूसरा, इसके मालिकाना हक को लेकर चल रहा अंतर्राष्ट्रीय विवाद। एक ऐसी मान्यता है कि ये हीरा पुरुष मालिकों के लिए शापित है और अगर इतिहास देखें तो कई पुरुष शासक जिनके पास ये हीरा रहा उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन में इसे सिर्फ महारानियों ने ही पहना है, किसी राजा ने नहीं। तो आज ये हीरा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र है। भारत का दावा है कि ये हीरा उसकी धरती से निकला था और उसे बलपूर्वक छीना गया। पाकिस्तान खुद को सिख साम्राज्य का उत्तराधिकारी बताते हुए इस पर हक जताता है क्योंकि हीरा लाहौर से लिया गया था। वहीं अफगानिस्तान दुर्रानी वंश के आधार पर अपना दावा करता है और इन सब दावों के खिलाफ ब्रिटेन का एक ही तर्क है कि इसे 1849 की लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर हासिल किया गया था। तो आखिर है क्या ये कोहिनूर? इतिहास का एक अनमोल टुकड़ा, विजय का प्रतीक, या फिर एक ऐसा ऐतिहासिक कर्ज जिसे चुकाया जाना बाकी है? इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इस रोशनी के पहाड़ की कहानी अभी भी लिखी जा रही है।